बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्रोन डिजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, जिसमें ये होता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है? और ये इन्फ्लेमेशन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलती है और मोस्टली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ये क्रोन डिजीज़। तो ये इन्फ्लेमेशन आने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं, लाइक आपके टिश्यूज़ के अंदर कोई स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ आपको हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है और उसके साथ-साथ आपको एब्डोमिनल पेन भी होता है इसमें, ठीक है? सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है समटाइम इसमें। और उसके अलावा समटाइम इसमें अल्सर और नेक्रोसिस भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन होता है क्रोन डिजीज़ में और डायरिया भी होता है और फ़ीवर तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ीवर होगा और वेट लॉस भी होगा और नॉज़िया, वोमिटिंग ये सारी चीज़ें इस क्रोन डिजीज़ में मतलब कॉमन होती हैं एज़ अ सिम्पटम्स के तौर पे, ये हमें नज़र आ रही होती हैं। तो इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्रोन डिजीज़ को मज़ीद डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सिंपली इसका थोड़ा ओवरव्यू था जो हमने आपको बताया। मज़ीद हम इसकी जो है ना सिम्पटम्स और कॉजेज़ को पढ़ेंगे कि हमें क्यों होती हैं और उसके अलावा हम इसके ट्रीटमेंट और फाइनली मैनेजमेंट को देखेंगे कि हम इसकी किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी पढ़ते हैं क्योंकि डेफ़िनेशन हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ में कवर की थी। तो पैथोफिजियोलॉजी में ये कह रहा है कि कैन अफेक्ट एनी पोर्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मतलब ये क्रोन डिजीज आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना या फिर जीआई ट्रैक्ट है वो कहीं पे भी हो सकती है, बट टर्मिनल इलियम एंड असेंडिंग कोलन और मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व। ज़्यादातर जो हमारा इलियम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें ज़्यादातर होती हैं और उसके अलावा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो असेंडिंग कोलन है मतलब उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी क्रोन डिजीज हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड कह रहा है कि इन्फ्लेमेटरी एप्थर्ड लीजन सोइलो अल्सरेशन, मतलब आपका इंटेस्टाइन के अंदर एक इन्फ्लेमेशन ही इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, अल्सर होता है इंटेस्टाइन के अंदर, जिसकी वजह से आपका म्यूकोज़ा और सबम्यूकोज़ा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? जिसमें अल्सर हो जाता है और वहाँ पे एक फिशर बन जाता है दैट इन्वॉल्व एंटायर बाउल वॉल। फिशर किसे कहते हैं हम, जब भी हमारे किसी भी ऑर्गन के ऊपर या फिर किसी भी मसल्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोर्स पड़ता है तो वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, वो फट जाता है। तो उसे हम फिशर कहते हैं, जो हमने अगली वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिटेल में डिस्कस किया था, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि फाइब्रोटिक चेंजेस अकर लीडिंग टू लोकल ऑब्स्ट्रक्शन, और इसके अलावा फाइब्रोटिक चेंजेस लाइक फाइब्रोटिक चेंजेस हम किसे कहते हैं कि आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक स्कार टिश्यू बन जाते हैं, लाइक नॉर्मल टिश्यू जो होते हैं वो जब एबनॉर्मल हो जाते हैं किसी इंजरी की वजह से तो हम उसे स्कार टिश्यू बोलते हैं और उनके अंदर थिकनेस बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से आपका जो इंटरनल इंटेस्टाइन का ल्यूमन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब एब्सिस भी बन जाती है, एक पस फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है? एंड फिस्टुला फॉर्मेशन, और फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाती है। और फिस्टुला और फिशर ये दोनों हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल से। फिस्टुला एक एब्नॉर्मल ओपनिंग को हम कहते हैं, ठीक है? वो हम इसी वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं विद फिगर के साथ, ठीक है? तो फिस्टुला डेवलप बिटवीन लूप ऑफ बाउल इंटेंटिक फिस्टुला, अच्छा, जब आपका फिस्टुला किसी इंटेस्टाइन के बिटवीन हो जाए, लाइक इस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखो इंटीरियर इंट्रेनिक फिस्टुला, ठीक है? मतलब इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बीच में एक एब्नॉर्मल ओपनिंग को हम फिस्टुला कहते हैं। तो इन दोनों के मतलब अंदर में एक एब्नॉर्मल ओपनिंग बन गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिस्टुला कहते हैं, ठीक है? तो अगर 2 इंटेस्टाइन के लूप्स हैं उसमें कोई एब्नॉर्मल ओपनिंग बन जाए, तो उसे हम इंटीरियर इंटेरिक फिस्टुला कहते हैं, और अगर ये आपके बावल के साथ हो जाए, बावल और ब्लैडर के साथ, तो इसे हम इंटीरियो वेसिकल फिस्टुला कहते हैं, और अगर ये बावल और स्किन के साथ फिस्टुला बन जाए, तो हम उसे इंटीरियो क्यूटेनियस फिस्टुला कहते हैं। सही बात है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और उसके अलावा अगर हम एब्ज़ॉर्प्शन की बात करें, तो एब्ज़ॉर्प्शन प्रॉब्लम डेवलप लीडिंग टू प्रोटीन लॉस एंड एनीमिया। अच्छा, मज़ीद ये चीज़ है कि इसमें आपके मतलब ज़्यादातर 70% जो एब्ज़ॉर्प्शन होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में होती है। एब्ज़ॉर्प्शन किस चीज़ की होती है? मिनरल्स की होती है, विटामिन्स की होती है, और इसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें जिनकी हमारी एब्ज़ॉर्प्शन होती है, हमारे बॉडी को जिन चीज़ों की नीड होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं।
तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन अब क्या है, मतलब वो एब्नॉर्मल बन गया है। उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशंस आ गई है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो गया है, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो उसकी वजह से आपको आपके बॉडी के अंदर जो है ना, एक तो प्रोटीन की कमी होगी, मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी होगी, और साथ-साथ आपको एनीमिया भी हो सकता है। सही है? तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि जिसमें मोस्टली हमारे क्रोन डिजीज़ होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जो डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं हमारे क्रोन डिजीज़ होने के। सही है? ये जो मैंने आपको बताया, 2 इंटेस्टाइन के बीच में अगर फिस्टुला बन जाए, तो हम उसे इंटीरियो एंटेरिक फिस्टुला कहते हैं। सही बात है। और दूसरी ये बात मेन चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बाउल परफोरेशन एंड रिजल्टिंग पेरिटोनाइटिस एंड एंटेरोवेसिकल फिस्टुला। अच्छा, अगर आपको एंटेरोवेसिकल फिस्टुला यानी कि आपके ब्लैडर का जो मैंने बताया उसके साथ मतलब फिस्टुला बन जाता है, और उसके अलावा वहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो जाती है, मतलब आपके इंटेस्टाइन में उसी अल्सर की वजह से, क्रोन डिजीज़ की वजह से मतलब परफोरेट होते हैं वो। परफोरेशन हम किसे कहते हैं? हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि परफोरेशन किसी भी होल को कहते हैं। आपके इंटेस्टाइन में ज़्यादातर अल्सर होने की वजह से वहाँ से एक सुराख बन जाता है, होल बन जाता है, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारे इंटेस्टाइन के बाद एक कैविटी होती है, जिसे हम पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं, या फिर पेरिटोनियम लाइनिंग कहते हैं। उसमें ये फ्लूइड चला जाता है। तो जब ये फ्लूइड उसमें चला जाएगा, तो वो भी एक एब्नॉर्मलिटी है, तो उस पेरिटोनियम लाइनिंग में भी आपकी इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं, ठीक है? सिंपली ये उसी की बता रहा है। अच्छा, फिर अगर हम क्रोन डिज़ीज़ के या फिर रीजनल एंटेराइटिस, एंटेराइटिस हम स्मॉल इंटेस्टाइन का अदर नेम है, उसे कहते हैं, सही है? तो रीजनल हम कहते हैं किसी स्पेसिफिक जगह पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में इश्यू आ रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रही है। सही है, तो उसकी अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो उसमें क्या रहा है कि ऑफ़न कंटीन्यूअस और एपिसोडिक डायरिया, जहाँ तो सिम्पटम्स में आपको कंटिन्यू आपको डायरिया होगा, ठीक है, मोशन होंगे, या फिर समटाइम एपिसोडिक मतलब कभी होंगे, कभी नहीं होंगे, इस तरह आपको डायरिया होगी। लिक्विड और सेमी फॉर्म्ड मतलब या तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटरी स्टूल होगा आपका, या फिर सेमी फॉर्म्ड होगा, मतलब थोड़ा बहुत उसमें हार्डनेस भी होगी लाइक स्टूल की तरह। सही है। एब्डोमिनल पेन होगा एंड टेंडरनेस होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, और टेंडरनेस मतलब आपका जो पेट है, एब्डोमेन का एरिया है, वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा। ठीक है? इन राइट लोअर क्वाड्रेंट मतलब राइट साइड पे लोअर क्वाड्रेंट में जहाँ पे हमारा इंटेस्टाइन होता है, उस वो एरिया आपका एक तो पेन होगा वहाँ पे, और दूसरा टेंडरनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलीफ बाय डेफिकेशन। और ये तब आपका पेन रिलीफ होगा या फिर टेंडरनेस रिलीफ होगी जब आप वॉशरूम में जाओगे स्टूल पास आउट करने के लिए। सही है, तो ये पेन वगैरह आपका जो दर्द हो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा फ़ीवर, फटीज़, फटीज़ क्या होता है, मतलब आपको डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं, आपको किसी चीज़ में मतलब काम करने का मन नहीं करता, किसी चीज़ में आपकी दिल नहीं लगता, इस तरह हम फटीज़ कहते हैं। मैलाइज़ फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट को हम मेलाइज़ कहते हैं। वेट लॉस हो जाएगा आपका, और एनीमी आपके बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाएगी, सही है। और इसके अलावा फिशर बन जाएगा, फिस्टुला, एब्सिस। एब्सिस क्या है? पस फॉर्मेशन है। फिशर और फिस्टुला को मैं आपको बता दूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये क्या है हमारा? हमारा ये जो है ना, एनल जो स्फिंक्टर है, उसे हम ये एनल स्फिंक्टर है इस दायरे के अंदर, सही है। तो यहाँ से हमारा मेनली स्टूल पास आउट हो रहा होता है, ठीक है? एक नॉर्मल फिनोमेना है, नेचुरल मतलब कुदरती तरीका ये है कि यहाँ से हमारा स्टूल पास आउट होता है एनस के थ्रू। सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एनल फिस्टुला एक एब्नॉर्मल ओपनिंग बन गई है आपके मसल्स के अंदर, ठीक है? तो जब भी आप स्टूल पास आउट करेंगे तो आपके मतलब 2 एक होल बन जाते हैं जहाँ से स्टूल निकल रहा होता है, सही है? तो ये आपका एनल फिस्टुला है। फिस्टुला समटाइम वेजाइना और उसमें भी आपका फीमेल में हो जाता है। वेजाइना रेक्टस मतलब वेजाइना के थ्रू अगर मतलब एक लेडी अगर स्टूल पास कर रही होती है वीमेन, तो उसका जो स्टूल है वो आपका विजाइना के थ्रू भी पास आउट हो सकता है, क्योंकि उनके बीच में एक एब्नॉर्मल कनेक्शन हो जाती है। अगर फिशर की बात करें तो फिशर हम उसे कहते हैं कि जब भी आपके मसल्स के ऊपर एक फ़ोर्स पड़ जाता है ना, लाइक आपको कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में जब भी आप स्टूल पास आउट करेंगे,
ठीक है, कब्ज़ में जब आप स्टूल पास आउट करेंगे तो आपको एक प्रेशर लगाना पड़ता है, फ़ोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वज़ह से आपके मसल्स भी फट सकते हैं, ठीक है? तो जब मसल्स फट जाएँगे तो उसे हम फिशर कहते हैं, ठीक है? एनल फिशर ये मतलब आपके इंटेस्टाइन के अंदर भी आ सकते हैं, जब वहाँ पे फ़ोर्स पड़ेगा तो वहाँ से भी इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं वो भी फट सकते हैं। होपफुली आपको फिशर और फिस्टुला ईज़िली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे। मज़ीद अगर हम इनकी कॉम्प्लिकेशंस को देखें, कॉम्प्लिकेशंस में ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपको क्रोन डिज़ीज़ है, तो आपको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। आपका इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही होती है, वो स्टॉप हो सकती है। क्यों स्टॉप होती है? क्योंकि काज़्ड बाय रिपीटेड इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग काज़िंग फाइब्रोसिस एंड स्ट्रक्चर। मतलब रिपीटेड बार-बार आपके इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था जब भी जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन होगी तो 5 चीज़ें आपको नॉर्मल होंगी। एक आपका जो वो है मतलब उस एरिया का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और दूसरा वो जगह स्वेलिंग कर जाएगी, वो रेडनेस कर जाएगी, ठीक है? और अपना वो जो नॉर्मल उसका फंक्शन है, वो अपना फंक्शन नॉर्मल फंक्शन लॉस कर जाएगी, ठीक है? और वो एरिया हीट अप हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उस स्पेसिफिक ऑर्गन में होंगी, तो उसकी वजह से उसका नॉर्मल फंक्शन एब्नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, ठीक है? और फिस्टुला रिलेटेड टू एब्सिस फॉर्मेशन, आपको फिस्टुला होगा और वहाँ पे पस फॉर्मेशन भी बन सकती है। रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन ब्लैडर इन्वॉल्व, अगर आपका फिस्टुला आपके ब्लैडर के साथ है जो हमने पढ़ा, ठीक है? तो उसकी उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। परफोरेशन ऑफ बाउल में अक्कर विथ पेरिटोनाइटिस, अच्छा अगर आपको परफोरेशन हो रही है तो उसकी वजह से आपको पेरिटोनाइटिस भी हो सकती है, जो हमने पहले डिस्कस की यहाँ पे, और हेमरेज हो सकती है, आपको इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है, सही है। इंक्रीज रिस्क ऑफ बाउल कैंसर, अगर ये डिसऑर्डर आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है तो आपको उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, सही है। जो कि हमने कोलोरेक्टल कैंसर पढ़ा है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कोलैबोरेटिव केयर की, मतलब अगर आपका पेशेंट क्रोन डिजीज़ में है, तो आपको उसको किस तरह केयर दे सकते हैं। एस्टेब्लिश डायग्नोज़, अर्ली डायग्नोज़ करने हैं आपने, ठीक है? अर्ली डायग्नोज़ करने से ये चीज़ हमें बेनिफिट देती है कि हम जल्दी उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और हमारा पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, आपने उनकी ट्रीटमेंट करनी है, डायग्नोज़ करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है जल्दी आपने उनकी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है। इस तरह ना आपको पता चल जाए ये डिज़ीज़ है हमें, लेकिन फिर भी आप डिले कर रहे हैं ट्रीटमेंट से, तो ट्रीटमेंट आपने मतलब रैपिडली स्टार्ट करनी है। मेनी क्लाइंट नीड सर्जरी, सम टाइम यूँ होता है कि आपके क्लाइंट जो है ना वो मेडिसिन के थ्रू या फिर और चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं रिकवर होने के लिए, या लाइक कीमोथेरेपी, सॉरी ये तो हम कैंसर में यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें जब आपके पेशेंट के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर पा रही, वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम सर्जरी की तरफ जाते हैं और वो स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर वो ऑर्गन का हिस्सा जिसमें इन्फेक्शन है, जो ख़राब है, उसको हम सर्जरी के थ्रू निकाल देते हैं बाहर। सही, अगर डायग्नोस टेस्ट की बात करें तो इसमें हम कौन-कौन सी टेस्ट करवा सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट्स कौन-सी आती हैं? तो कोलोनोस्कोपी और सिग्मेनोस्कोपी करवाते हैं दोनों, जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कौन-सा एरिया है, पार्ट है जहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर इन्फ्लेमेशन है। और इसके अलावा हम टिश्यू बायोप्सी करते हैं, मतलब उस एरिया पे जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ से सैंपल लेके उसकी हम मज़ीद जो है ना टेस्ट करवाते हैं। स्मॉल रिस्क ऑफ परफोरेशन हो सकती है, आपको परफोरेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये भी हम कोलोनोस्कोपी में देखते हैं परफोरेशन। अपर जीआई सीरीज़ विथ स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू बेरियम एनीमिया, अच्छा मतलब आपने जो अपर सीरीज़ ऑफ स्मॉल बाउल इंटेस्टाइन का जो अपर सीरीज़ है वो भी आपने चेक करना है। बेरियम एनीमिया क्या होता है बेसिकली? ये भी इसी तरह भी हम एक्स-रे के थ्रू पेशेंट की जो है ना डायग्नोज़ कर रहे होते हैं टेस्ट पे, मतलब उनके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो वो चीज़ हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, तो बेरियम एनीमिया आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक कंट्रास्ट हम यूज़ करते हैं एक्स-रे के थ्रू। फिर हम एक्स-रे पे ये देखते हैं कि जहाँ-जहाँ से हमारा ये कंट्रास्ट व्हाइट कंट्रास्ट जहाँ-जहाँ से गुज़र रहा है, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा इंटेस्टाइन नॉर्मल है, सही है। जहाँ पे कहीं पे उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो वहाँ से वो कंट्रास्ट पास आउट नहीं हो पा रहा होता,
जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे पेशेंट को कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से कंट्रास्ट हमें नज़र नहीं आ रहा इजीली, तो यहाँ से चांसेस हैं कि पेशेंट को यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी चांसेस हैं हमारे पेशेंट को, तो इन जगहों पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है पेशेंट को। सही है, तो ये चीज़ हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं एक्सरे में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा स्टूल एग्जामिनेशन एंड स्टूल कल्चर टू रूल आउट इन्फेक्शन। उसके अलावा हम स्टूल की एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें कोई ब्लड तो नहीं आ रहा हमारे स्टूल में, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पस वगैरह तो नहीं आ रही। ये चीज़ भी हम उनमें फाइंड आउट करते हैं। सीबी से करवाते हैं हमने एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए, हमारे बॉडी के अंदर खून की कमी तो नहीं है, या फिर ल्यूकोसाइट की कमी तो नहीं है, या उनकी क्वांटिटी बढ़ तो नहीं गई है, ये फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन, एब्सेस फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं सीबीसी से, जो कि हमारी ब्लड टेस्ट होती है। सीरम एल्ब्यूमिनियम, ये टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में मौजूद होती है। और उसके अलावा फॉलिक एसिड की हम टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, लोअर ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अगर उसमें सॉरी, सीरम एल्ब्यूमिन और फॉलिक एसिड को चेक करते हैं, अगर उनमें कोई लो क्वांटिटी है तो मतलब हम ये समझेंगे कि हमारा पेशेंट माल एब्जॉर्प्शन में, मतलब उनमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहे न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स और मिनरल्स। सही है। अच्छा, फिर अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो हमने इनमें कौन-कौन सी मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? गोल इज़ टू स्टॉप एक्यूट अटैक क्विकली एंड रिड्यूस इंसिडेंट रिप्लेस, मतलब अ, मेडिकेशन के हवाले से ही बता रहा है कि अगर आपने मेडिकेशन यूज़ करनी है तो मतलब रैपिडली एक्यूटली जल्दी यूज़ करनी है इनमें। तो ये सारी हमने जो बताई गई हैं, ये एंटीबायोटिक यूज़ करनी है हमने, जिसमें सल्फेसालाज़ाइन आ रही होती है, ठीक है? तो ये क्या है, आपको प्रोस्टाग्लैंडिन की जो प्रोडक्शन है उनको रिड्यूस करवाते हैं, यानी कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उनको मतलब रिड्यूस करवाती है। सही है। और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं, ड्रग्स हैं, मोस्टली ये भी हमारे जो है ना इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करवाते हैं। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम को जो है ना आपको एक मतलब बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मतलब इन्फ्लेमेशन तो खत्म हो गई, उसके अलावा आपके बॉडी के अंदर भी एक स्ट्रेंथ आ जाएगी। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो मैंने कहा कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस क्रोन डिज़ीज़ में यूज़ करते हैं, मोस्टली इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए। सही है। और इसके अलावा कह रहा है कि न्यू थेरेपीज़ इंक्लूडिंग इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स, मतलब ये भी ड्रग्स के बारे में बता रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसमें मेटानेटोजोल, फ्लेजल और सिप्रोफ्लेक्सिन, सिप्रो, ये चीज़ें आ रही होती हैं मेडिकेशंस में। फॉर द फिस्टुला डेट डेवलप एंटी डायरियल मेडिकेशन, अगर फिस्टुला वगैरह आ गया है तो उनके लिए हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। अच्छा, फिर अगर हम डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें, कौन-सी पेशेंट को डाइट लेनी है अगर उनको क्रोन डिज़ीज़ है। इंडिविजुअलाइज़ अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, एलिमिनेटेड इरिटिंग फूड, मतलब वो पेशेंट जिसको क्रोन डिज़ीज़ है, तो आपने वो फूड उन्हें नहीं देने जिसकी वज़ह से उनको इरिटेट फ़ील हो रहा हो, लाइक उनके मतलब कॉम्प्लिकेशंस मज़ीद बढ़ रहे हों, तो उन फूड से उस पेशेंट को अवॉइड करना है। सही है। डाइटरी फाइबर कंट्राइंडिकेटेड इफ क्लाइंट हैज़ स्ट्रक्चर, अगर आपके क्लाइंट के इंटेस्टाइन का जो इंटरनल ल्यूमन है वो नैरो हो गया है। सही है। तो आपने मतलब डाइटरी फूड वगैरह जो है, तो उन्हें कंट्राइंडिकेट करना, मतलब वो चीज़ें उन्हें नहीं देनी है। विथ एक्यूट क्लाइंट में बी मेड एनपीओ एंड गिवन इंटरल और टोटल पेरीनेटल न्यूट्रिशन। अच्छा, अगर आपका पेशेंट मतलब क्रोन डिजीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उनको आपने एनपीओ पे रखना है, नॉट पर ओरल, उन्हें ओरली कुछ भी नहीं देना, पेरीनेटल न्यूट्रिशन देनी है, मतलब आईवी फ्लूइड के ज़रिए उस पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, इन सारी चीज़ों को आपने मेंटेन रखना है। फाइनली हम सर्जरी की तरफ आते हैं, जब चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो वहाँ पे सर्जरी क्या होती है, नेसेसिएटेड हो जाती है, मतलब नेसेसरी हो जाती है, मतलब एनी हाउ पेशेंट की सर्जरी करनी है, अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट मज़ीद कॉम्प्लेक्स कंडीशंस में चला जाएगा, फिर उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सर्जरी में हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ डिजीज़ पोर्शन ऑफ द बावल, हम एंटायर बावल को रिमूव नहीं करते हैं, उसी बावल के उस पोर्शन को, स्पेसिफिक पोर्शन को रिमूव करते हैं, जहाँ से हमें मतलब इन्फ्लेमेटरी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, इन्फ्लेमेशन नज़र आ रही होती है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्रोन डिजीज़ के हवाले से।
फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा और उसके अलावा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।